अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। जी हाँ, जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में क्रिएट हुई हुई है वो हम सब देख रहे हैं, हम में से किसी से छुपी भी नहीं है, लेकिन कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से कहते हैं ना कि किसी भी मुल्क को अगर तरक्की की तरफ लेके जाना है तो उसकी इकॉनमी को बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, और ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और आपको पता है इसी तरह से ह्यूमन बॉडी हम लोगों की है, जिसके हम कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी है, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हमारी इकॉनमी जो है वो मजबूत हो सकती है। और अब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसमें डॉलर की कीमतें भी हमने देखी कि उसका जो रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। अभी कुछ अरसे से जो है वो उसका रेट कम होता जा रहा है। क्या वजूहात हैं ये कम हो रहा है, तो इसमें क्या इसी तरह से कमी वाक़ई होती रहेगी या ये टेम्प्रेरी? ये तमाम बातें आज के शो में हम जानेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मेरे बहुत मुअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनसे मिलवाते हैं और फिर बातों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊंगी डॉक्टर अयूब मेहर की, जो कि सीनियर इकनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। उसके इनके साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा ज़िया, जो कि प्रोफेसर हैं बहरिया यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ साथ यहाँ पर मौजूद हैं फ़ारूक कंधारी साहब, जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं काटी के। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थैंक यू सो मच। आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी कि आज आप लोग वक्त निकाल कर मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं और हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ही से सवाल करूंगी क्योंकि इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है। अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो इकोनॉमी की, आप उसको किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? देखिए, दो चीज़ें हैं, आपने क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी कर दिया। पहले मैं एक चीज़ करंट सिचुएशन से पहले एक चीज़ बता दूँ कि फॉरेक्स के हवाले से आपने और एक्सचेंज रेट के हवाले से बात की थी। जी जी। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ कि 2019 तक, आप 2008 से शुरू हो जाएं 2019 तक आएँ, तो एक होता है, हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सही। वो एक होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं तमाम करेंसीज के हिसाब से जिस पर ट्रेड होती है। वो एक्सचेंज रेट जो होता था वो ज़्यादा होता था, लेकिन मार्केट में जो एक्सचेंज रेट या डॉलर की वैल्यू होती थी वो कम होती थी, इसलिए कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी कि डॉलर एक हद से ज़्यादा ना बढ़ने पाए। 2019, 2020, 2021 स्टेट बैंक के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो कम हो गया, मार्केट का एक्सचेंज रेट उससे भी ज़्यादा था। ये एक बड़ी मतलब एक ड्रास्टिक फिगर है। अगर ऐसा हुआ है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, स्टेट बैंक का डेटा बता रहा है। कल भी मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर साहब ने कुछ चीज़ें इंडिकेट की, तो उसके सिर्फ दो में से एक ही रीजन होता है, कोई तीसरा रीजन बनता नहीं है। या तो यह है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के हट करके मार्केट में कुछ डर्टी गेम्स हुई। सही। कुछ लोगों ने मार्केट का रेट जो नहीं होना चाहिए था वहां तक पहुंचाया है, उनके कुछ अपने बेनिफिट्स थे, कुछ प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। या तो ये होता है रीजन, या फिर जो कि मेरा ख्याल है लेस लाइकली है कि आपने खुद आर्टिफिशियली डॉलर को सपोर्ट किया है, खुद डॉलर को सपोर्ट किया है। तीसरा कोई रीजन बनता ही नहीं है। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कम बता रहा है, रियल कम होना चाहिए, मार्केट में ज्यादा था। तो इसमें मेरा ख्याल है इकोनॉमिक्स से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इस रिकंसाइल करने के लिए। इकोनॉमिक्स की जो आपने करंट की बात की, अफेयर्स की, देखिए जब बजट आया था तो एस्टिमेट था कि 5% के लगभग ग्रोथ रेट रहेगा जीडीपी का। बाद में स्टेट बैंक ने कहा कि फ्लड्स की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर इकॉनमी बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुई है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्री है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो जो 5% था बजट में, वो 2.2% के करीब हो जाएगा। ये स्टेट बैंक का था, लेकिन आईएमएफ ने कल डिसएग्री किया है। कल आईएमएफ ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, पाकिस्तान क्वार्टरली रिपोर्ट आईएमएफ देता है, कल रिपोर्ट आई है, उसमें आईएमएफ का एस्टिमेट था कि 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट होगा। 3.5%, 2.2 तक तो नहीं डाउन होगा, लेकिन उसमें खतरनाक बात यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ जाएगा। तो ये कोई इतनी अच्छी सूरत हाल जो है इसको मैनेज करना होगा, कोई करंट सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। सही, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात है वो तो हमें वाकई में ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं इस वक्त की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एग्रीकल्चर की आपने बात की सर, एग्रीकल्चर जो है वो कहते हैं ना कि हम तो उससे फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता था, हमारे पास करेंसी आती थी फॉरेन, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे होते थे। तो अब तो 60% उस पर डिपेंड करता है। अब तो सूरत हाल सैलाब की वजह से ये हो गई है कि सारी फसलें तबाह हैं, मतलब हमारे अपने मुल्क के लिए ही पूरा नहीं पड़ रहा, तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और एक्सपोर्ट के अलावा जो प्रॉब्लम आएगी ना, देखिए ये अक्टूबर है, सितंबर अक्टूबर जो होता है
ये सिंध में सितंबर में हार्वेस्टिंग होती है कॉटन की, बिल्कुल, और सितंबर अक्टूबर में वीट की कल्टीवेशन शुरू हो जाती है। तो इस वक्त फार्मर इसमें परेशान है कि कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी वीट का बहुत बड़ा एक शॉर्टेज हो सकती है। अभी स्टोर में है, अभी स्टॉक्स में है गवर्नमेंट के पास, इमीडिएटली प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि सितंबर अक्टूबर है ना, सितंबर अक्टूबर में तो कल्टीवेशन होती है वीट की, तो वो एक इशू। और इंपोर्ट करेंगे तो फिर उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी, प्राइस भी ज्यादा होगी, फॉरेन एक्सचेंज भी आपका यूटिलाइज होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी यूज होगा, सही, तो वो सारे प्रॉब्लम बहरहाल उसको अभी से हमें मैनेज टाइमली करना होगा। सही, बिल्कुल। अच्छा फ़ारूक साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, और डॉक्टर साइमा आपसे भी मैं बात करती हूँ। पहले आपसे मैं पूछना क्योंकि एक कल्टीवेशन की बात हो रही है और हम फॉरेन एक्सचेंज की भी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जी बाहर हम भेज नहीं सक रहे, तो आप क्या समझते हैं ये जो भी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी क्या सूरत हाल है? देखिए मैडम, इंडस्ट्रीज की सूरत हाल तो बहुत बुरी कंडीशन है, और इसके दो आप समझ लें कि इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि वाई के फैक्टर्स क्या हैं। एक थोड़े लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं और कुछ कुदरती फैक्टर्स, जिसमें जो फ्लड्स है वो एक बहुत बड़ा वो है। अब ये समझ लें कि खाली एग्रीकल्चर तो अगर हमारी जो फसलों का हाल हो तो बहुत बुरा है। मेरी फैमिली बिजनेस से ताल्लुक पिछले 50 साल से 55 साल से आटा, चावल एंड फूड एंड राइट प्रोडक्ट्स से रहा है। तो एंड वी हैव बीन आल्सो वन ऑफ द फॉर्चुनेट ग्रुप्स टू इंपोर्ट wheat in 2005 and 6 from Ukraine and from Russia primarily। तो उस वक्त हालात और थे, क्रॉप काफ़ी ज़ाया हो गई थी, बम्पर क्रॉप नहीं लगी थी, 2 साल से थोड़ा डेफिसिट था, तो उसको पूरा करने के लिए हुकूमत ने टेम्परेरी अलाउ किया था। तो वो भी इतना आसान नहीं है, और जो मैंने 2 मुल्कों के नाम लिए जहाँ से हम प्राइमरीली वो गंदम इंपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे खाने वालों, हमारे लोगों को जो आटा समझ में आता है, क्योंकि इसकी क्वालिटीज होती हैं, इसकी भी टाइप्स होती हैं। उन दोनों मुल्कों में जो एक जंग की सिचुएशन है, तो उस तरीके से आप ट्रेड भी नहीं कर पा रहे, और उसमें और बहुत से फैक्टर्स प्ले होते हैं। तो यस, द सैलाब ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि 3.5 का जीडीपी ग्रोथ का, अभी मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी से कोई एक हफ्ता पहले पढ़ा था, उन्होंने कहा 4.5 था एक्सपेक्टेड, लेकिन भी 3.5 होगा बाय जून 2023, विच इज द नेक्स्ट 6 मंथ्स और 8 मंथ्स आप देख लें। अब जो दूसरी, ये तो बड़े वजूहात हैं, ये आसमानी सुल्तानी रहमानी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अब आ जाए जो मामला, आपने एसएमई की बात करी, मैं कोरंगी से ताल्लुक रखता हूँ, कोरंगी में मेरी इंडस्ट्री भी है, उसी के तमाम इंडस्ट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द बाय फार द लार्जेस्ट trading state or industrial state of Pakistan. We are doing about 7 to 9% of the economic production and the economic activity of Pakistan, not only Karachi, of the entire country in that 10,000 एकड़ के ऊपर जो है, वहाँ सब आपके टॉप 10 में से 5 एक्सपोर्टर्स वहीं बैठे हुए हैं। वहां पर जो लोकल मसाइल हैं वो एक अलग मसला है, उस पर हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि बड़े मसाइल इतने आ गए। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जीरो है। डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैं एक दफा वहां जाना हुआ, बड़ा टफ था कि ये हमारा इंडस्ट्री स्टेट का हाल है। आप पंजाब जाएं, आप बाहर जाएं, आपको लगता है कि आप एक खुशहाल जगह पे आ गए, यहाँ तो डिप्रेसिंग हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का बड़े मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेड है, आपका अल्लाह करे कोई लोकल छोटी इंडस्ट्रीज को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, और जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पिछले कोई 6-8 माह में मुल्क की रही है, तो उसने लोगों को इन्वेस्ट करने से भी रोक दिया। और आज एक बंदा एक फंड पे बैठा है जिससे कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी, कोई नया प्लान लगा सकता था, उसने बोला जी रुक जाएं, अभी देखते हैं कि मामलात कहाँ जाते हैं, हमारे पॉलिटिकल मामलात कहाँ जाते हैं, इकोनॉमी के मामलात कहाँ जाते हैं। तो उससे आपकी वैसी ग्रोथ जो थोड़ी बहुत भी, बहुत परसेंटेज तो नहीं बढ़ जाते इकोनॉमिक टर्म्स में, लेकिन एटलीस्ट एक्टिविटी तो बढ़ जाती। चंद लोग को, अगर 1000 लोगों को शायद एम्प्लॉयमेंट मिल जाती, वो भी काम स्लो डाउन हो गया। तो on the road where we are industries and we are not well versed with the numbers and the percentages, हम तो बहुत लेमन की बात करते हैं कि जी हमने ये नोटिस किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है, वो कहते हैं मंदी आ गई है, देसी जबान में काम रुक गया है, ठहर सा गया है। ये बातें आपको दावतों में और शाम की कोई महफिल में या किसी सियासी अपने ये जो हमारे ट्रेड एसोसिएशन और ट्रेड बॉडीज की मीटिंग्स होती हैं, हर कोई इसी में बात कर रहा है कि जी होल्ड करो, थोड़ा वेट करो। तो और इन सब के अंदर जो बड़े स्किल पे लोग काम कर रहे हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो फिर भी सफाई सड़ जाते हैं, बैंक भी उनके साथ ताउन कर देते हैं, रेट्स भी नेगोशिएट हो जाते हैं, उनको कोरोना के अंदर सैलरीज डिसबर्स करने के लिए नए स्कीम्स भी आ जाती हैं। ओनली दोज कैन अवेल जो 200-400-500 मिलियन 800 मिलियन का रुपीज में बात कर रहा हूँ, डॉलर्स में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज को फीड कर रही है, जो कारखाने हैं, कॉटन इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो रही है। हमारे आंखों के सामने हम
मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कर रहे हैं और कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत देर से खामोश है, ज़रा इनसे भी मैं एक सवाल कर लूँ। मेरे जहन में एक बात घूम रही थी डॉक्टर साहिबा कि जिस तरह से अभी डॉक्टर अयूब ने कहा कि डॉलर के रेट के हवाले से हम बात कर रहे थे, आपकी नज़र में क्या है, आप क्या समझती हैं जिस तरह अभी डॉलर का रेट अचानक से कम होना शुरू हो गया है, तो एक ख्याल है कि क्या ये आर्टिफिशियली इसको डिक्रीज़ किया जा रहा है, और ये कम हो रहा है तो तेज़ी से कैसे कम हो रहा है? वैसे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डॉलर की जो इस तरह की फ्लक्चुएशन है, इट्स ऑलवेज फिशी, ठीक है, ये कभी भी स्टेबल नहीं होती, इसके अंदर कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, इट्स क्वाइट एविडेंट। ऐसा नहीं है कि ये जो है ना बिल्कुल आप समझें सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई, इकोनॉमी कंट्रोल में आ गई है, बट दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। अभी जो आपके मुल्क की कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान की, सबसे बड़ा जो इस वक्त जो आप 3.5 की भी बात कर रहे हैं और उसकी बात करें, सबसे बड़ा इशू ये नहीं है कि हाँ आपने जो है वो चीज़ों को, ठीक है फ्लड आ गया चला गया, फ्लड से रिकवरी नहीं हुई अभी, ठीक है। 1400 people died, 1600 injured and 500,000 are displaced। आपको पता ही नहीं है कि वो हैं किधर, ठीक है। तो आप, मुझे सिर्फ इस बात का आज तक समझ में नहीं आई, आप इन्होंने बात की कि जी ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, देखिए नेचुरल डिजास्टर्स जितने दूसरी पूरी दुनिया में होते हैं ना, उतने यहाँ होते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वी आर नॉट प्लान्ड। आपको पता था कि भाई सैलाब आने वाला है, आपको पता था बारिश होने वाली है, डैम्स का क्या बना, छोटे छोटे डैम्स ना बने ना कुछ, वो पानी हम यूटिलाइज कर सकते थे, ठीक है, वो हमने नेगेटिव उसमें ले गए, चलो भाई आपने नहीं किया, आपने नहीं बनाया। आप मुझे इस बात का जवाब बताइए कि आपको पता था कि सैलाब आने वाला है, आपने वो जो है जगह को इवैक्यूएट क्यों नहीं करवाया? वहां पर क्या आपके लोग फजूल के थे, फालतू के थे, जिनको आपने छोड़ दिया रहमो करम पे सैलाब के? क्यों? इसका रीजन आज तक कोई पूछता है? क्या रीजन है इसका? आपको पता था, किसको नहीं पता था? देखिए एवरीथिंग इज फोरकास्टेड, सबको पता होता है, ये हमेशा ये सारी चीजें फोरकास्ट होती है वेदर। ऐसा नहीं है कि फ्लड आने वाला है, बारिश होने वाली है, हमें 4 दिन पहले, 1 महीने पहले पता होता है कि बल्कि डॉक्टर साहब आपकी बात में एक बात शामिल करूंगी कि ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस है पूरी दुनिया में आई है, बहुत पहले से अलर्ट किया जा रहा था कि ये एनवायरमेंटल चेंजेस होंगी, जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ बारिश होगी, जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे शायद नहीं होंगी, जहाँ बर्फबारी नहीं होती वहाँ पे होगी, और हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। ये आज अचानक से नहीं हुआ कुछ भी, ऐसा कुछ कोई नहीं समझ सकता। डॉक्टर साहिबा ने इस तरह कहा कि डिजास्टर्स आते हैं, बांग्लादेश में पिछले 50 साल से सैलाब आ रहे हैं, मशहूर है, उसको मजाकिया कहा जाता था, उनकी इकोनॉमी को ग्रो करिए, उनके तो उनको उन्होंने वहाँ सस्ती लगाई। आप उनका एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो आप अभी वो कब बना था, आप कब बने हैं, उनके पास क्या रिसोर्सेज थी, आपके पास क्या? देखिए आपकी सबसे बड़ी चीज, इट्स एग्रीकल्चर कंट्री, बिल्कुल ठीक है, आपका डॉलर की स्टेबिलिटी प्रॉपर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से स्टेबिलिटी की बात हुई और इकोनॉमी हमारी जो है वो आगे की तरफ जा नहीं रही, हम देख रहे हैं मुसलसल वो पीछे की तरफ जा रही है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो, चाहे वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हो, आप क्या सजेस्ट करते हैं या आपके दिमाग में क्या पॉइंट्स हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए जो कि हो नहीं रहा? देखिए पहले मैं एक चीज चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, उसको रेक्टिफाई होना चाहिए कि जो प्रेजेंट क्राइसिस है फ्लड का, इसका डैम से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये समझना चाहिए इसे। जो बड़ा एरिया तबाह हुए हैं सिंध में, जो बहुत बड़े एरिया डिवेज हुआ है, वो ईस्टर्न साइड पे हुआ है। सही। ईस्टर्न साइड पे कभी इस तरह का फ्लड नहीं आया था। ईस्टर्न साइड वो साइड है जो नेशनल हाईवे के साथ जो शहर आ रहे हैं, यानी जिसमें नवाबशाह है, खैरपुर है, सखर है, घोटकी है, ये जो नेशनल हाईवे वाले शहर हैं। जब भी सिंध रिवर से सैलाब आता है, और तबाही माजी में होती रही है, वो ईस्टर्न साइड पे नहीं हुई, वो वेस्टर्न साइड पे हुई है, जो इंडस हाईवे है, इंडस का साइड है, वो दरियाई सिंध के साथ साथ चलता है। ये फ्लड जो था, ये दरियाई सिंध का फ्लड नहीं था, इसको अंडरस्टैंड करें प्लीज। सही। ये फ्लड था जो रेनफॉल अनएक्सपेक्टेड हुई है, बहुत ज्यादा। इसने उस एरियाज को तबाह किया है जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी सैलाब देखा ही नहीं था, जहां दरियाई सिंध है ही नहीं। सही। ये तो वहां डैमेज हुआ है, तो इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, डैम से इसका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। अच्छा, आप समझते हैं जो हम कहते हैं कि एक एजुकेशन लेवल भी हमारा है जो कि इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है या मुल्क पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है, आपको लगता है कि एजुकेशन लेवल, क्योंकि अभी जब मैं एक रिसर्च देख रही थी, पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं किसी का नाम भी टॉप लेवल पे नहीं आ रहा है इस वक्त, तो बिल्कुल ही, जबकि मैं देखती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, क्या वजूहत हैं?
بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایجوکیشن لیول, کوالٹی آف ایجوکیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. ابھی تو آپ کے پاس یہ بھی مسئلہ ہے کہ کتنے لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور کس ایجوکیشن کی آپ بات کریں. کیا وہ ایجوکیشن, دیکھیں ایک اور چیز, اب سیکنڈ چیز کی طرف ہم آ جاتے ہیں, دیٹ از آپ کا ہیومن کیپٹل. آپ کی کنٹری کے اندر کس طرح, آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہیومن کیپٹل کی کیا چل رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کس ٹائپ کے لوگ چاہیے اور آپ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب تک یہ چیزیں الائن, اگین الائنمنٹ از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, پلاننگ از امپورٹنٹ کہ آپ ایجوکیشن میں کوالٹی آف ایجوکیشن, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اس پہ نہیں ہیں لیکن ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم, ٹھیک ہے, ہماری یونیورسٹیز اگر اس رینک پہ نہیں آ رہی تو اس کا ریزن کچھ اور ہے. دیر آر سو مینی فیکٹرز یو ایس رینکنگ میں جس کی وجہ سے ہم نیچے چلے جاتے ہیں. بٹ اگر آپ اپنی کنٹری کی ایج دیکھیں, اس کے حساب سے اگر آپ کمپیئر کریں تو ٹھیک ہے, میں بہت اچھا نہیں کہوں گی لیکن ایوریج کہوں گی, ٹھیک ہے. لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن ہماری اس طرح سے, آپ کو ایک اور انڈیکیٹر آپ کو جو ہے وہ میں ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ ہمارے ہی اسٹوڈنٹس, ہمارے ہی بچے جب ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں, دے شائن. اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیس بری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس چیز کو نہیں سمجھوں گی کہ نہیں وہ کروں گی کہ ہماری کوالٹی بالکل ہی بیکار ہے اور ہمارا بچہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے اندر بہت ایبلٹی ہے, بہت پوٹینشیل ہے, اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے ایز این ایجوکیشنسٹ, ایز اے گورنمنٹ, کہ اس کو دیکھنا ہے کہ بھائی کون سی آپ نے ایچ ای سی اسپیشلی, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا اس پہ ورکنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ لائزون کریٹ کرے کہ بھائی کن اس کی ضرورت ہے, اسکلس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کس طریقے کے لوگ چاہیے, کیسا ہیومن کیپٹل ریکوائرڈ ہے, وہ والی چیزیں ہم اپنے لوگوں میں, اور اس ہیومن کیپٹل سے اکانومی کس طریقے سے جو ہے وہ امپروو کریں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا ایک بڑی نیگلیکٹڈ ایریا ہے, اگر اس پہ ہی صرف میں کہتی ہوں سب چھوڑ کے آپ ایگریکلچر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, دین آپ دیکھیے what will be the difference in your economy. بالکل صحیح. آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا آنے والے 3, 4, 5 سالوں میں آپ بہتری دیکھ رہے ہیں اکانومی آف پاکستان؟ بہتری بالکل میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اکنامک فنڈامنٹل ہمارے بہت اسٹرانگ ہیں, فنڈامنٹلی بہت اسٹرانگ ہیں, بشرطے کہ پلاننگ صحیح ہو. ایجوکیشن میں دیکھیں جو کنکلوژن نکلتا ہے, جب ہماری ہی یوتھ باہر جاتی ہے, اچھا پرفارم کرتی ہے, اس کا مطلب ہے ہمارے بچے اچھے ہیں, ہمارے ہاں ہیومن ریسورس اچھا ہے, ہمارے انسٹیٹیوشن اچھے نہیں ہیں. اس لیے کہ انسٹیٹیوشن کی رینکنگ تو خراب ہے نا, انسٹیٹیوشن ہمارے اسٹوڈنٹس کی رینکنگ خراب نہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنس کی رینکنگ خراب ہے. اور دیکھیں ایک بڑی کمپلین یہ آتی ہے, جب ایچ ای سی میں کنورٹ کیا یو جی سی کو 2005 میں, تو اس کا آبجیکٹو بتایا گیا کہ اب ہم ایک نالج بیسڈ اکانومی کریٹ کریں گے, کنورٹ کریں گے, اور نالج کو جی ڈی پی کی گروتھ میں کنورٹ کریں گے. دیکھیں اس سے پہلے 6%, 5%, 7% گروتھ تھی, ایچ ای سی بننے کے 20 سال بعد 1.3% اور 2% ہے. تو مطلب ہے اس طرح کی پھر جو بات ہے وہ کرنے سے پہلے, اس کا مطلب ہے ہم فیل ہوئے ہیں. دیکھیں ہم سے چھوٹی چھوٹی اکانومیز, غریب ممالک, کوئی ایجوکیشن نہیں, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں. آپ دیکھیں نا, دیکھیں ہمارے ریلیجن میں بھی ہمارے اور ہمارے اس خطے میں بھی دیکھیں یہ گنجائش تو ہے کہ مسلمانوں نے کون سی سائنس کے اندر ترقی نہیں کری 400-600 7 سال پہلے, کیا اسپین کو فتح نہیں کیا, کیا کچھ نہیں کیا. یہ وہی خون ہے, وہی سسٹم ہے, وہی دیکھیں جڑ تو وہی ہے نا آپ کی, لیکن تھوڑی پالیشنگ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ جب شروع میں ہم چلے تھے تو سارے مسلمان ڈاکٹرز ہی تھے جنہوں نے سرجریز کی تھیں, اور یہ ساری ایگزامپلز موجود ہیں. اور اب انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں ہر چیز میں کہا جاتا ہے نہیں, یہ تو دبئی اور لندن جاتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں گورنمنٹ کو کیا رول پلے کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اگین سب سے پہلے جو میں نے آپ سے کہا دا کی ٹو سکسیس از پلاننگ. ہینڈ پکڈ ہونے چاہیے وہ لوگ کہ کون پلاننگ کریں گے, اور پھر جو بھی ہے پلاننگ کمیشن جیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے وہ تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا, تو پلاننگ جب امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ تو آئسولیشن میں آپ رہیں گے. دوسری چیز کہ لائزون کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے لائزون ڈیولپ کرنا ہے, ایجوکیشن سیکٹر اینڈ دا کارپوریٹ سیکٹر, کہ ان کو کس طرح کے لوگ چاہیے. ہیومن کیپٹل is the only competitive edge your country can have. اس لیے کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ ہیومن کیپٹل یوتھ ہے آپ کے پاس. آپ اگر آپ کی یوتھ آپ ہیومن کیپٹل پہ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیے آپ کی کنٹری کدھر جاتی ہے. تیسری چیز لاسٹ ایگریکلچر سیکٹر, ٹھیک ہے, اس کے اوپر تھوڑی توجہ.
صحیح، بالکل تھوڑی بھی صحیح۔ دے دیں گے نا تو میں کہتی ہوں کہ کھڑی ہو جائے گی آپ. کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بہت شکریہ آپ تینوں کا, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا ڈسکشن رہا. اور یہاں پر جو ہے وہ شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. بس جانے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ تینوں گیسٹ سے ہم نے بات کی, پلاننگ کی جو ایک فقدان نظر آ رہا ہے ہمیں وہ تو آ رہا ہے. اگر یہ بہتر ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے چیزیں نہیں ہیں یا ہمارے پاس کوالٹی نہیں ہے, کام نہیں کر سکتے. کہتے ہیں پاکستانی تو پوری دنیا میں کہیں چلا جائے وہ اپنا کام نکال لیتا ہے, اس کو طریقہ آتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے پاس پاکستان میں رہتے ہوئے اپرچونیٹیز کی بہت کمی ہے. اگر یوتھ ہے تو اس کو ڈائریکشن کی کمی ہے, اس کو جانا کہاں ہے. ہر بچہ پریشان ہے, یہ بھی پڑھ لو, یہ بھی پڑھ لو, آئی ٹی بھی کر لو, ایم بی اے بھی کر لو, کہیں نہ کہیں تو نوکری ملے گی. تو وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی, ایک اسٹیبلٹی نہ ملک میں آئے گی نہ اکانومی میں آئے گی. تو ہماری دعا تو یہی ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور ہماری ملک کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے تاکہ ہم سب بھی اسٹیبل ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.